शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, एमसीएल फंडिंग को लेके 2 लेवल पे काम कर रही है। एक तो वो लेवल जो सबसे महत्वपूर्ण अपनी फंडिंग है, जिस फंडिंग के ऊपर पिछले 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं। जिस फंडिंग के बेस पे हमने इतनी बड़ी फैमिली का निर्माण किया है। एक ऐसी फंडिंग की जिसके साथ हम सभी एमसीएनजी प्रोजेक्ट, सभी एमकोल प्रोजेक्ट पूरे कर पाएंगे। ऐसी फंडिंग की जिसके साथ हम हमारे सभी परिवार के सभी जो उद्योजक है उनके लेवल पे बिजनेस का निर्माण है। एक ऐसी फंडिंग जो एक बार शुरू होने के बाद हमें कंटिन्यूअस सप्लाई देगी जब तक हमारा काम या हमारा पोटेंशियल हम रीच नहीं करते। और वही वो फंडिंग है जिसके ऊपर हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं। जिस फंडिंग के लिए हर एक जो डिपार्टमेंट है, जो जरूरी दस्तावेज है, परमिशन है, वो सब ली है। और इसके लिए हमें अपने देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था ने भी हमारी मदद की है, अभी भी कर रही है। इनफैक्ट सर, दोस्तों, ये जो फंडिंग है, इसके बारे में सब कुछ काम हमारे सभी अथॉरिटी ने जुलाई में ही पूरा कर दिया है। अभी इस फंडिंग को जो विलंब हो रहा है, जो डिले हो रहा है, वो बेसिकली हमें फंडिंग देने वाली संस्था और हम दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को लेके कुछ इश्यूज है, बस उसकी वजह से। और ये इश्यू भी अभी जल्दी पूरे हो जाएंगे। और इस सब चीज में हमारे देश की वित्तीय संस्था हमें बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो जो विलंब के कारण, डिले के कारण थोड़ी सी मुश्किलें या परेशानी है या कुछ अर्जेंसी बनी है, उसके लिए पिछले महीने हमने एक इंटरिम या टेम्पररी अरेंजमेंट की थी। और ये टेम्पररी अरेंजमेंट हमने बिना किसी पेपर के की थी, क्योंकि हमें लगा कि फंडिंग लेंगे और बाद में पेपर वर्क करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन बैंक ने हमें बोला कि नहीं, आपको पहले पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तो ऐसी परिस्थिति है कि जो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फंडिंग है, वही जल्द से जल्द हमें रिलीज हो जाएगी और हम इसके साथ हमारे सभी प्रोजेक्ट्स का, बिजनेस का काम शुरू कर देंगे। दोस्तों, लेकिन इसी के साथ साथ पिछले 8 महीने से एक तीसरा ऑप्शन भी हमारे सामने है। एक ऐसा ऑप्शन जो मैक्सिमम कंपनियां जिसके राह पर चलती है, जिसको चुनती है, और वो ऑप्शन है कि अपनी इक्विटी देके फंडिंग लाने का। पिछले 8 महीने से यह ऑप्शन हमारे सामने है, रेडी है, आज भी है। लेकिन ये ऑप्शन ऐसा है कि अगर आपने इस ऑप्शन के तहत अगर पैसे लिए, अगर अपनी इक्विटी देके पैसे लिए, तो ये प्रक्रिया ऐसी शुरू होने के बाद तभी जाके रुकती है जब मैक्सिमम आप अपनी इक्विटी, आप अपने कंपनी की ओनरशिप इन्वेस्टर को दे देते हो। और दोस्तों, ये इस परिस्थिति में हम क्या निर्णय लेंगे, ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज जो डिसीजन लेंगे, आज जो निर्णय होंगे, पूरी जिंदगी भर हमारे पूरे एमसीएल फैमिली के ऊपर इसका परिणाम होगा। बहुत जरूरी है। आज भले ही हम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कठिन कई मुश्किलें, चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, वैयक्तिक लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें टेम्पररी है। ये सब प्रॉब्लम्स, परेशानी, ये बहुत टेम्पररी है। एक दिन में सब बदलेगा। एक दिन में भी सब बदलेगा जब फंडिंग की शुरुआत होगी। और इसकी शुरुआत करने के लिए सभी अथॉरिटी, सभी लोग बहुत हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कितने दिल से और कितने अच्छे तरीके से कितना अच्छा काम हम करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ एक दिन में बदलने वाला है और बहुत जल्दी ये होगा। दोस्तों, बहुत जरूरी होता है कि सही समय पे सही निर्णय ले, सही डिसीजन ले। जब परिस्थिति अच्छी होती है, सब कुछ सही ठीक ठाक होता है, तब हम सोच समझ के या एक दूसरे को पूछ के, विचार विनिमय करके हम निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो, जब आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो, तब हो सकता है कि आप इस प्रेशर को टालने के लिए, इस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए कोई गलत निर्णय ले, और यह गलत निर्णय पूरी जिंदगी भर फिर आपके ऊपर परिणाम करे। लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, प्रेशर कितना भी हो, आप कौन सा निर्णय लेते हैं, कौन सा डिसीजन लेते हैं, ये तय करता है आपकी सोच, आपका व्यक्तिमत्व, आपका कैरेक्टर। हम 2 तरह की शिक्षा लेते हैं जीवन में। एक तो वो शिक्षा जो स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, किताबों से पढ़ के हमें मिलती है। इस शिक्षा के बाद हमें डिग्री मिलती है, और डिग्री से साथ हमारा शुरू होता है हमारा ऑक्यूपेशन।
लेकिन एक दूसरी शिक्षा है जो हमारे माँ-बाप, हमारे गुरुजन हमें देते हैं, और वो शिक्षा है नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, जो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, कौन-सी वो चीज़ें हैं जिसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, कौन-सी वो चीज़ें जो पूरी ज़िंदगी भर अच्छी होती है। और ये जो मूल्य शिक्षण होता है, यही तैयार करता है आपका कैरेक्टर, आपकी सोच, आपकी नैतिकता। और जब ये सही हो, जब आपका मूल्य शिक्षण सही हो, तब कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप हमेशा सही राह ही चुनते हैं। अभी एमसीएल की शुरुआत जो हमने की, हमने एक विजन, मिशन और एक अच्छे मकसद के लिए की। सिर्फ बिज़नेस के लिए, पैसों के लिए नहीं। पैसों के लिए अगर होता तो गायनेकोलॉजिस्ट करके या गवर्नमेंट में अच्छी पोज़ीशन में जाके भी जो भी ज़रूरत है वो पूरा करते थे। लेकिन आज सबसे के सबके साथ मिलके ये जो परिवार तैयार किया है, एक बहुत ही अच्छे मकसद, उद्देश्य के लिए किया है। और इसलिए कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे हम जो हमारे इस मकसद को, इस उद्देश्य को कहीं कॉम्प्रोमाइज करे। और दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। हमें एक आंदोलन की शुरुआत करनी है, जो आंदोलन तभी जाकर रुकेगा जब हमारा देश फिर से उस स्थान पे जाएगा जहां हमारा देश पिछले पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के पीरियड में मोर देन 90% ऑफ द टाइम जहां हम थे। 10,000 साल से भी ज्यादा का वक्त है कि जब जब से ये दुनिया में सभ्यता की शुरुआत हुई है, अलग अलग देशों की शुरुआत हुई है। और इस पूरे पीरियड में 90%, मोर देन 90% ऑफ द टाइम हम हमेशा, भारत हमेशा हर क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था। हर क्षेत्र में, ज्ञान, विज्ञान, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में हम पूरी दुनिया के लिए कम से कम 30% से लेके 40% जीडीपी हम बनाते थे। दोस्तों, हमारी शिक्षण व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी, इतनी अच्छी थी कि पूरी दुनिया के सभी विश्वविद्यालय हमारे देश में रहते थे। और उसमें इतने ब्रांचेस इतने थे जो आज सबसे मॉडर्न विश्वविद्यालय में जितने ब्रांचेस होंगे उतने ही या उससे भी ज्यादा ब्रांचेस उस टाइम एंशिएंट इंडिया में थे। और यही कारण था कि हजारों मील सफर करके पूरे देश से सभी लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे, अपनी जिंदगी यहां गुजारते थे। और भारत ने हमेशा सही राह दिखाई है पूरी दुनिया को। और ऐसे स्थान पे हम अपने देश को लेके जाना चाहते हैं। और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो काम हमारे इस मकसद को, उद्देश्य को कहीं कॉम्प्रोमाइज करे। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में आपका देश कितना महान है, कितना विकसित है, कितना अच्छा है, इसका क्या इंडिकेटर है? तो एक इंडिकेटर है, आपका देश कितना विकसित है, बाकी के देशों के मुकाबले आपका देश कहां है, किधर है। तो उसके लिए एक इंडिकेटर, एक इंडेक्स, एक निर्देशांक बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, और जो हर साल प्रकाशित होता है। और आपका जो रैंक है उसके अनुसार समझता है कि आपका देश कितना विकसित है, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई। आपके दुनिया में 193 देश है, और हर एक देश की वो लिस्ट हर साल वो तैयार होती है, जो यूनाइटेड नेशन तैयार करती है। और इस इंडेक्स में, इस निर्देशांक में आपका देश पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव किस तरह से डेवलप्ड है, वो एक्चुअली दिखाने का ये निर्देशांक होता है। इसमें 3 चीजें होती है जिससे ये इंडेक्स बनता है। एक है शिक्षा, एजुकेशन। आपके यहां, आपके देश में लोग कितना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कैसी उनकी व्यवस्था है। कितने साल वो पढ़ाई के लिए देते हैं। दूसरा इंडिकेटर है कि आपके यहां लोग कितना जीते हैं, उनका आयुर्मान कितना है, उनकी उम्र कितनी होती है। और तीसरा कि आपके यहां प्रति व्यक्ति आपकी इनकम कितनी है। ये 3 इंडिकेटर है जिससे ये इंडेक्स बनता है। दोस्तों, अभी आपके देश में इनकम कितनी है या प्रति व्यक्ति इनकम, जीडीपी आपकी कितनी है, ये तो समझ में आता है। ये आर्थिक परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए कंपलसरी, और ये विकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा इंडिकेटर है, ये भी समझ में आता है। लेकिन दूसरा जो इंडिकेटर है कि आपके यहां लोग कितने जीते हैं, आपके यहां लोगों की उम्र क्या होती है,
जब कोई भी बच्चा वहां जन्मता है, तब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, कितना साल वो जिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि इससे कई सारी चीजें समझ में आती है। आपके यहाँ लोग अगर ज्यादा जीते हैं या कोई भी व्यक्ति ज्यादा तभी जी सकता है जब वो खुश हो, जब वो खुशी से खुशहाल जिंदगी अपनी बिता रहा, जब उसकी बेसिक चीजें जो है वो जरूरी, वो अच्छी तरह से पूरी हो रही है। अच्छा खाना उसको मिल रहा है, अच्छी हाउसिंग है, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, या जो भी लोगों को समाज में जो व्यवस्था चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर वो अच्छा है, तो वो व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीता है। तो ये दूसरा इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिखाता है कि आपके देश में ये कितना है, ये कितना डेवलप्ड है, आपने उसका कितना ख्याल रखा है। और तीसरा इंडिकेटर शिक्षा, एजुकेशन। जैसा मैंने कहा, शिक्षा, एजुकेशन हर चीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जाना जाता था वो अपने एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। समझिए एक ऐसा देश है जो ऑयल और गैस में बहुत ज्यादा बिजनेस करता है, बहुत ज्यादा ऑयल है, बेचता है, बहुत सारे पैसे कमाता है, और उसी ऑयल के पैसे से वहां के लोगों का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छे रोड्स है, फैसिलिटीज है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहां अगर एजुकेशन नहीं अच्छी थे, अच्छा, तो उसका एचडी है या उसका ये जो इंडेक्स ये कम है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये एजुकेशन। और दोस्तों आज की तारीख में हमारे देश का जो जो इंडेक्स है, हमारे देश का जो स्थान है, आज वो 134वां है। 193 देशों में 134वां है। और हमारा हमारा जो संकल्प है, हमारा जो रेवोल्यूशन, वो यही है कि हमें अपने देश को अभी एचडीआई के नंबर 1 पे लेके जाना है। ये जो इंडिकेटर है ना, जो पूरी दुनिया को समझ में आता है, पूरी दुनिया जानती है, समझती है कि एचडीआई आपका द्योतक है कि आपके ने कितनी सोशल, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, डेवलपमेंट या विकास किया। तो इस इंडेक्स में, इस निर्देशांक में हमें अपने देश को नंबर 1 पे लेके जाना है दोस्तों। लेकिन हमारे देश में ये जो अभी एचडीआई है, उसका जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में अगर पूरे देश में अगर हम देखेंगे, तो हमारे देश में भी हर राज्य में अलग अलग इंडेक्स है। ये हर राज्य में यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स जो डेवलप्ड नेशंस है, जो मैक्सिमम जिनका इंडेक्स है, उनके बराबर का है। जैसे केरला, केरला हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा एसडीआई वाला राज्य है। और केरला का इंडेक्स, भले उनकी इनकम पर कैपिटा इतनी नहीं है, लेकिन बाकी के क्षेत्र में वो इतना अच्छा है कि जो यूरोपियन राष्ट्र है उनके बराबर उनका एसडीआई है, और बाकी के राज्यों में कम ज्यादा है। लेकिन दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जो हमारे एंशियंट टाइम में, प्राचीन भारत में, जिनका एसडीआई, यानी जो सबसे समृद्ध राज्य थे, आज उनका एसडीआई बहुत कम। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये राज्य यानी हमारे देश के प्राचीन भारत में सबसे समृद्ध ऐसे राज्य थे। सबसे महत्वपूर्ण शहर है, सभी विश्वविद्यालय इन सभी राज्यों में थे, और आज उनका एसडीआई कम है। और यही हमारा संकल्प है कि इन सभी राज्यों का एसडीआई महत्तम लेवल पे लेके जाए। लेकिन इसमें और एक चीज है कि इसमें रीजनल वेरिएशन भी है। यानी एक राज्य में जो भी एसडीआई है, वहां भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एसडीआई है। यानी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई मुंबई को लेके जो जो रीजन है, एरिया है, पश्चिम महाराष्ट्र है, उसका एसडीआई अच्छा है। और उसकी तुलना में जो बाकी का क्षेत्र है, मराठवाड़ा, विदर्भ या अलग क्षेत्र है, तो उनका एसडीआई बहुत कम है। तो ये रीजनल वेरिएशन हर राज्य में, वहां की जो परिस्थिति है, औद्योगिकरण, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। और दोस्तों यही हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प क्या है कि हमें अपने देश का एसडीआई दुनिया में नंबर 1 करना है। और ये बिल्कुल कोई ऐसी मनगढ़ंत या बहुत ही बड़ा ऐसा कुछ हम सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी इनबिल्ट कैपेसिटी, इनबिल्ट हम हमारी तो हमारा पोटेंशियल है। हमें कुदरत ने इतने रिसोर्सेज दिया, इतना सब कुछ दिया कि हम बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली हम नंबर 1 पे जाएंगे। लेकिन हमारा अप्रोच, हमारा संकल्प है कि हमें ये संतुलित विकास करके वहां लेके जाना। यानी जब हमें अपने देश के एचडीआई को नंबर 1 के स्थान पे देश को अगर लेके जाना है, तब सिर्फ कुछ कुछ ऐसी जगह जो औद्योगिकरण में बहुत ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसलिए ओवरऑल टोटल एचडीआई अच्छा हो रहा है, ऐसे नहीं। तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, गांव में, शहर में, हर क्षेत्र में ये एसडीआई महत्तम लेवल पे,
या वहां की जो मैक्सिमम पोटेंशियल वहां तक जाना चाहिए। ये हमारा एम है, ये हमारा लक्ष्य है कि भारत का विकास एक संतुलित विकास हो। भारत का विकास हर क्षेत्र में वहां के जो एचडीआई है वो बेहतर हो, वहां के लोगों की अच्छी इनकम हो, वहां के लोग खुशहाल रहे ताकि अच्छी जिंदगी जिए, और वहां की एजुकेशन या शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। तो भारत के हर राज्य के हर क्षेत्र में ये हमें करना है संतुलित विकास। और ये कैसे करेंगे? तो हमें रीजनल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत करनी, यानी हर जगह एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा केंद्र जो ख्याल रखेगा, जो इसकी जिम्मेदारी लेगा कि हमारा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के लिए सेंटर है, उस क्षेत्र का एचडीआई हम बेहतर करें, उस क्षेत्र का इनकम हम लोगों का बेहतर करें, लोगों की परिस्थिति, लोगों की खुशहाली बेहतर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जिए, और लोगों के जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको बेहतर करें। और यही रीजनल सेंटर क्या करेंगे? तो ये रीजनल सेंटर हो गया हमारी 5E मिशन सेंटर। दोस्तों, ये 5E मिशन जो है ना, ये बेसिकली सभी इंडिकेटर को बेहतर करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये 5E मिशन, जिसकी वजह से हम हर क्षेत्र का एचडीआई बेहतर कर पाएंगे। अभी सबसे पहला जो ई है वो है पर्यावरण। पहला हमारा लक्ष्य है कि हम हर 100% पर्यावरण का ख्याल रखें, 100% पर्यावरण संवर्धन। क्योंकि ये जो पर्यावरण जिसमें हम रह रहे हैं, ये पर्यावरण ही हमारा घर है। ये हम ईंटों से जो कुछ बना रहे हैं, जिस फ्लैट में या घर में रह रहे, वो घर नहीं अपना। ये पर्यावरण हमारा घर है। इस पर्यावरण में जो हवा है, इस पर्यावरण में जो पानी है, इस पर्यावरण में जो मिट्टी है, उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ में जो जैव विविधता है उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे रहेंगे, तब हमारा अच्छा आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। और इसीलिए कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी पानी का स्रोत हो, तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, उसका प्रदूषण नहीं होना चाहिए। कोई भी कचरे को नहीं जलाना चाहिए जिससे हवा प्रदूषित हो। कोई भी, यानी इतने सारे कई सारे ऐसे प्रॉब्लम लोकल हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ लगाने से, यानी पेड़ लगाना ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कई सारे प्रॉब्लम को दूर करता है। तो सबसे पहला ही 100% पर्यावरण का संवर्धन, अपने घर का संवर्धन, तभी जाके हमें शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा और हम अच्छा जी पाएंगे। दूसरा ही 100% रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, उनकी जितनी भी उनका एजुकेशन है, उनका बैकग्राउंड है, जो उनका अनुभव है, उसके हिसाब से उनको एक अच्छा रोजगार मिलाना 100%, ये हमारा दूसरा ही होगा। तीसरा ही है एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण हमारे किसानों का। किसान जो भी आज उस क्षेत्र में उगा रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा इनकम, अच्छी इनकम प्राप्त करा के दे। वो कैसे होगी? तो उसके ऊपर प्रक्रिया केंद्र की शुरुआत करके, प्रोसेसिंग सेंटर की शुरुआत करके, कि जिसकी वजह से उसको वही अच्छे पैसे मिलेंगे और वो ज्यादा अच्छी तरह से खेती करेगा, ताकि पर हेक्टर उसे ज्यादा अच्छा आउटपुट मिले। और उस मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे महिलाओं का योगदान, यानी सक्षमीकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारी महिला योगदान करे, जिसकी वजह से उनका मान सम्मान बढ़े, उनके एक अच्छा इनकम मिले, और इस पूरे क्षेत्र में हमारे युवा काम करें। इसलिए आगे चौथा हमारा ई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस क्षेत्र का सबसे ज्यादा आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करेगा ये सेंटर। यानी समुद्र के किनारे है या पहाड़ों के ऊपर है, क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, या लोगों के पास कुछ स्किल है अच्छी, उस स्किल के साथ कुछ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, पर्यटन अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मैक्सिमम आर्थिक विकास उसका हो, उसके ऊपर सेंटर काम करेगा। और फाइनली पांचवा ही एनर्जी, जो भी ईंधन और ऊर्जा की जो हम वहां के लोगों की जरूरत है, उस ईंधन और ऊर्जा की जरूरतों को हम इस स्वच्छ ईंधन के साथ हम इसे पूरा करें, स्वयं पूर्ण हो जाए। और दोस्तों, जब इस 5 मिशन के ऊपर हम काम करेंगे ना, तो ये तीनों इंडिकेटर, यानी आर्थिक परिस्थिति तो अच्छी करनी है, लेकिन उसी के साथ आर्थिक परिस्थिति बेहतर करने के साथ साथ जो 20% हम सीएसआर तैयार करेंगे, उसके साथ हम कई सारी चीजें, यानी शिक्षा की व्यवस्था हो या कोई बेसिक चीजें, वो अच्छी कर सकते हैं। जब लोग एक साथ आएंगे तो कई सारे ऐसे सामाजिक चीजें हम बेहतर कर पाएंगे, जिसकी वजह से आयुर्मान, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बेहतर होगी। तो ये 5 मिशन सेंटर बेसिकली हमारे उस लोकल क्षेत्र का एचडीआई बेहतर करने के लिए ये इंडिकेटर होगा।
और प्रॉपर जैसे एसडीआई आज पूरे यानी सिर्फ देश का ही नहीं, एक जिले का भी एसडीआई होता है, वैसे हम अपने उस क्षेत्र का एसडीआई सामने रखेंगे कि किस तरह से हमने इसमें इंप्रूवमेंट की। और वो रीजनल सेंटर होंगे हमारी 5,000 से लेकर 7,000 परिवारों के लिए, यानी हम जिम्मेदारी लेंगे उस 5,000 से लेकर 7,000 परिवारों के लिए कि उनका एसडीआई बेहतर करेंगे, उनका इनकम बेहतर करेंगे, उनका आयुर्मान बेहतर करेंगे और उनकी एजुकेशन सिस्टम वो बेहतर करेंगे। और दोस्तों ये अच्छे खासा साइज है, यानी 5,000 से लेकर 7,000 का मतलब है 25,000 से लेकर 30,000 लोग। अभी इन लोगों का अगर हम अच्छा करते हैं, कल्याण करते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कई सारी ब वर्ग क वर्ग नगर पालिका है, उनका पॉपुलेशन इतना होता है 30,000। तो एक अच्छी साइज है जिसके ऊपर हमारे उद्योजक काम करेंगे। सिर्फ आर्थिक अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं कि इकोनॉमी कैसे डेवलप करेंगे, तो उस इकोनॉमी को लेके भी हमारा एक लक्ष्य है, प्रॉपर वेल डिफाइंड लक्ष्य, कि अगर हम 25,000 लोगों की बात कर रहे हैं तो उस 25,000 लोगों के लिए आज की तारीख में जो अपने देश का एवरेज है उसके अनुसार 500 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है, 500 करोड़ की जीडीपी तैयार हो रही है, यानी 500 करोड़ की वस्तुएं सेवा का निर्माण हो रहा है और जो बेचा जा रहा है। तो हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उस 25,000 लोगों के लिए जो भी जीडीपी हो रहा है तो कम से कम 20% हमारे वहां के वही रहने वाले लोग उसको बनाए, यानी उस वस्तुओं के लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करे, वस्तु निर्माण करने का काम महिलाएं करें और उसको पूरे बिजनेस को डेवलप करने का काम हमारी युवाएं करें। और जो भी जरूरत है डोमेस्टिक छोटी मोटी जो जरूरत है हर व्यक्ति की वहां होती है, कम से कम 20% उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। इसका मतलब अगर 500 करोड़ की इकोनॉमी तैयार हो रही है तो 100 करोड़ की इकोनॉमी वहां के लोग करें, हमारे सेंटर के द्वारा, एमसीएल के द्वारा, वहां के लोग वहां उसमें शामिल हो, एम्पावर हो और इसमें मिलके इस इकोनॉमी का निर्माण करें। लेकिन दोस्तों दुनिया का जो एवरेज है जीडीपी का, दुनिया का जो एवरेज है, ग्लोबल एवरेज, वो हमसे 6 गुना है, यानी 25,000 लोगों के लिए 3,000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार होनी चाहिए और वो होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तभी इकोनॉमी होगी, क्योंकि सब तरीके बदलेंगे। कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, माल बेच रही है और चली जा रही है, इसलिए वो नहीं बढ़ रहा। लोकल के लोग जब आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सस्टेनेबल चीजें तैयार करेंगे, बेचेंगे, तो हमारे लोग मिलकर इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे और ये 500 से लेके 3,000 करोड़ तक जा सकती है। और वहां के लोगों का कंट्रीब्यूशन जो 100 करोड़ का है वो आगे जाके 600 करोड़ का हो सकता है। तो इतना बड़ा काम सिर्फ इकोनॉमी में किया जाता है। और सर दोस्तों ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर हमारे एमवीपी जो उस सेंटर के प्रमुख है, अगर आगे के 3 साल में 5 साल में 100 करोड़ रेवेन्यू का टर्नओवर का अगर बिजनेस तैयार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी ये करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा ये काम है और यही हमें करना है। हमारा संकल्प है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के जितने भी उद्योजक, उनके लेवल पे इस चीज की शुरुआत करना, ताकि आगे के 3-5 साल में उनका जो करियर है इस बिजनेस से बने। और ऑफ कोर्स इसमें अभी जो फंडिंग की जरूरत हो, वो फंडिंग वो हमारी जिम्मेदारी है। ये फंडिंग अभी जो शुरुआत होगी आप सब देखेंगे कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में फंडिंग तो हमारी जिम्मेदारी हो गई, लेकिन टेक्नोलॉजी, मैन पावर, ये एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हम सही तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी पिछले ये 3-4-5 सालों में बहुत कुछ सीखा है हमने, सीखा है, गलतियां की है, तभी पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए अच्छा ख्याल रखेंगे ताकि हमारे उद्योजक अच्छी तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाए, हमारे उद्योजक वहां के लोगों को उसको बेहतर करें, उनकी जिंदगी बेहतर करें। और दोस्तों यही तरीका है, यही हमारी स्ट्रैटेजी। अगर आप पूछेंगे कि कैसे एमसीएल अपने देश को फिर से दुनिया का नंबर 1 देश बनाएगा, तो यही हमारी स्ट्रैटेजी। देश में पूरे सभी राज्यों में, हर जगह, गांवों में, शहरों में, हर जगह उस फैमिली के लिए, उस क्षेत्र के लिए हमें ऐसे सेंटर्स की शुरुआत करनी है, ताकि वो सेंटर वहां के लोगों का इनकम बढ़ाने में काम करे, वहां के लोगों को खुशहाली, वो ज्यादा से ज्यादा जिंदगी जिए, उनकी उम्र ज्यादा हो, उसके लिए काम करे मिलकर। और शिक्षण व्यवस्था ये करे और पूरे राज्य में, सॉरी पूरे देश में जब हम करें तो अपने आप अपना देश एसडीआई में तो नंबर 1 जाएगा। लेकिन बाकी के क्षेत्र, बाकी के कई सारे क्षेत्र हैं जो इनोवेशन,
R&D उसमें ही अपना देश नंबर 1 जाएगा, क्योंकि इनबिल्ट है। हमारे जो ब्रेन है, हमारी संस्कृति है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा डेवलप्ड है पूरी दुनिया में। ओलंपिक, अभी स्पोर्ट्स में ओलंपिक में हमारी उतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन या परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे अगर हमने काम किया तो ओलंपिक में ही एक बार हम लोग दुनिया के नंबर 1 होंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज अगर हम अपने बच्चों को दें, लोगों को दें, तो हम वहां तक भी जा सकते हैं। और ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां भारत ने हमेशा दुनिया का नेतृत्व किया है, वो वहां जा सकते हैं। हम इस तरीके से अपने देश को कुदरत ने तैयार किया है और वही संकल्प करना है। हमें इस तरह से काम करना है कि हम अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाए जहां हमारा देश ना कि सिर्फ एचडीआई में नंबर 1 हो, लेकिन हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय हिंद।